आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है, लेकिन जिसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, खासकर इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स में। हमारे हाथ एक दस्तावेज लगा है जो कंस्ट्रक्शन साइट्स और बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाली सुरक्षा समिति की बैठकों यानी सेफ्टी कमिटी मीटिंग्स की पूरी कार्यप्रणाली की जानकारी देता है। अब पहली नज़र में ये थोड़ा उबाऊ लग सकता है, मीटिंग के नियम। लेकिन हमारा मिशन ये समझना है कि ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट औपचारिकता क्यों नहीं है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक अच्छी तरह से आयोजित सुरक्षा बैठक किसी कागजी कार्रवाई से आगे बढ़कर असल में जाने बचाने वाले एक सिस्टम में बदल जाती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी कार्यस्थल की, आप कह सकती हैं, सुरक्षा संस्कृति की रीढ़ की हड्डी बनती है। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि इन बैठकों को इतनी गंभीरता से क्यों लिया जाता है। दस्तावेज में इन्हें सुरक्षा संस्कृति की रीढ़ कहा गया है। ये सुनने में तो बड़ा भारी भरकम कॉर्पोरेट शब्द लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे इसे सिर्फ एक और मीटिंग समझते हैं। लेकिन सोचिए, हम किसी दफ्तर की बात नहीं कर रहे जहां सबसे बड़ा खतरा शायद कॉफी गिरना हो। हम बात कर रहे हैं ऐसी जगहों की जहां हजारों किलो की मशीनें चल रही हैं, हाई वोल्टेज बिजली के सिस्टम हैं और लोग ऊंचाई पर काम कर रहे हैं। यहाँ एक छोटी सी चूक भी जानलेवा हो सकती है। सही बात है, यहाँ दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। बिल्कुल। तो संस्कृति की रीढ़ का मतलब है कि ये बैठकें सिर्फ बातें करने की जगह नहीं है। ये एक ऐसा संरचित औपचारिक मंच है जहां खतरों को कागज पर लाया जाता है, पिछली घटनाओं का विश्लेषण होता है और सुरक्षा के प्रदर्शन को आंकड़ा में मापा जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो सुरक्षा को केवल एक अच्छे विचार से निकालकर एक ठोस ट्रैक की जा सकने वाली प्रक्रिया में बदल देता है। इसका सीधा असर होता है दुर्घटनाओं को रोकना, काम के रुकने यानी डाउन टाइम को कम करना और हाँ, संगठन को भारी कानूनी देनदारियों से बचाना भी। मतलब ये सिर्फ नियमों की एक सूची पढ़ने जैसा नहीं है, बल्कि एक सक्रिय जीवंत प्रक्रिया है। और इससे भी बढ़कर ये प्रबंधन की प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा सबूत है। जब किसी साइट का सबसे बड़ा अधिकारी और एक मशीन पर काम करने वाला ऑपरेटर एक ही टेबल पर बैठकर सुरक्षा पर बात करते हैं, तो ये एक शक्तिशाली संदेश देता है। यह संदेश है कि सुरक्षा सिर्फ सुरक्षा अधिकारी का काम नहीं है, बल्कि हर एक व्यक्ति की साझा जिम्मेदारी है। इसी से संस्कृति बनती है। ठीक है, तो ये संस्कृति बनाने की बात है, लेकिन एक अच्छी सुरक्षा बैठक होती कैसी है? मेरी अपने टीम की बैठकें तो कभी-कभी बिना किसी नतीजे के घंटों तक खींच जाती हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ भी बस कुछ लोग एक कमरे में बैठे और बातें करने लगे? इसका कोई तय प्रारूप होगा? थी स्पष्ट प्रक्रिया बताई गई है। ये एक अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किए गए नृत्य की तरह है, जहां हर कदम पहले से तय होता है ताकि कोई लड़खड़ाए नहीं। सबसे पहले है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। आमतौर पर ये बैठकें महीने में एक बार होती हैं। महीने में एक बार इतना काफी है या कभी-कभी ये ज्यादा भी हो सकता है? यही तो बात है। महीने में एक बार का नियम ये सुनिश्चित करता है कि ये एक नियमित आदत बन जाए। लेकिन अगर कोई गंभीर घटना हो जाए या साइट पर कोई बड़ा बदलाव हो, जैसे कोई नई भारी मशीन लगाई जा रही हो, तो तुरंत अतिरिक्त बैठकें भी बुलाई जाती हैं। ये एक प्रतिक्रियाशील सिस्टम भी है। और बैठक से पहले की तैयारी? क्या लोग बस सीधे आकर बैठ जाते हैं? नहीं नहीं, तैयारी ही सब कुछ है। बैठक से 3 से 5 दिन पहले एजेंडा सभी सदस्यों को भेजा जाता है। ये बहुत जरूरी है। ये सुनिश्चित करता है कि लोग तैयार होकर आएं, ना कि खाली दिमाग से। पिछली बैठक में जो एक्शन आइटम तय हुए थे, उनकी समीक्षा की जाती है कि उन पर काम हुआ या नहीं। सभी जरूरी रिपोर्ट्स, जैसे किसी घटना की जांच रिपोर्ट या सुरक्षा के आंकड़े, पहले से ही इकट्ठे कर लिए जाते हैं। तो बैठक की संरचना कैसी होती है? ये शुरू कैसे होती है और खत्म कैसे होती है? इसकी एक तय संरचना है। ये हमेशा पिछली बैठक के मिनट्स की समीक्षा से शुरू होती है ताकि सब एक ही पृष्ठ पर हों। फिर पिछली बैठक के एक्शन आइटम्स पर चर्चा होती है। क्या काम पूरा हुआ? अगर नहीं तो क्यों? इसके बाद अगर कोई घटना हुई है तो उसकी जांच रिपोर्ट और विश्लेषण पर बात होती है। फिर साइट निरीक्षण में क्या मिला उस पर चर्चा की जाती है। प्रशिक्षण की जरूरतों का आकलन होता है और अंत में सबसे महत्वपूर्ण नए एक्शन आइटम सौंपे जाते हैं, जिनकी एक तय समय सीमा और एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है। और समय, मुझे लगता है कि इतने सारे मुद्दों पर बात करने में तो घंटों लग जाते होंगे। दस्तावेज इस पर बहुत स्पष्ट है। लक्ष्य 60 से 90 मिनट में प्रभावी ढंग से चर्चा समाप्त करना होता है।
समय की पाबंदी ये सुनिश्चित करती है कि चर्चा मुद्दे पर केंद्रित रहे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है दस्तावेजीकरण। बैठक के 48 घंटों के भीतर इसके मिनट्स, जिसे MOM कहते हैं, बनाकर सभी को भेजे जाने चाहिए। 1 मिनट, आप कह रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर हमारी अपनी टीम मीटिंग्स के मिनट्स तो हफ्तों तक नहीं आते। क्या ये असल में हो पाता है या ये सिर्फ एक आदर्श स्थिति है? ये एक बहुत ही सख्त नियम है और इसका पालन करना जरूरी है। इसके पीछे एक मनोविज्ञान है। 48 घंटे की समय सीमा एक तात्कालिकता की भावना पैदा करती है। ये सुनिश्चित करती है कि जो तय हुआ है वो लोगों के दिमाग में ताज़ा रहे और उस पर तुरंत काम शुरू हो। बिना लिखित रिकॉर्ड और समय सीमा के सारी बातें हवा में रह जाती हैं, कोई जवाबदेही नहीं होती। तो ये एक बहुत ही अनुशासित प्रक्रिया है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। अगर एक सुरक्षा अधिकारी पहले से ही मौजूद है, तो फिर इतने सारे लोगों की एक पूरी समिति बनाने की क्या जरूरत है? क्या ये काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता? यही इस सिस्टम का सबसे शानदार पहलू है। ये सिर्फ एक टीम नहीं, बल्कि एक शक्ति संतुलन, एक बैलेंस ऑफ पावर है। हर भूमिका का एक खास मकसद है। सबसे पहले होते हैं अध्यक्ष, यानी चेयरपर्सन। ये आमतौर पर वरिष्ठ प्रबंधन से कोई होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर। उनके पास संसाधन आवंटित करने और अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है। उनके बिना समिति के सुझाव सिर्फ सुझाव बनकर रह जाएंगे, उन पर अमल नहीं होगा। मतलब नेतृत्व ऊपर से आता है, पैसे और अधिकार की शक्ति। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। इसके बाद आते हैं सुरक्षा अधिकारी। वे नियमों के विशेषज्ञ हैं। वे डेटा और तकनीकी मार्गदर्शन लाते हैं। वे बताते हैं कि कानून क्या कहता है और सबसे अच्छी प्रथाएं क्या हैं। लेकिन जमीन पर हर मशीन के पास हर समय खड़े नहीं रह सकते। तो जमीनी हकीकत कौन बताता है? जो लोग असल में मशीनों पे काम कर रहे हैं, उनकी आवाज कौन है? और ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्यकर्ता प्रतिनिधि, वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स। इनके पास जमीनी सच्चाई की शक्ति होती है। ये वे लोग हैं जो प्रबंधन को वो बताते हैं जो वो शायद सुनना नहीं चाहते। वे बताते हैं कि सर, कागज पर तो ये प्रक्रिया बहुत अच्छी है, लेकिन असल में मशीन पर इसे करने में ये दिक्कत आती है। कई कंपनियां कार्यकर्ताओं को शामिल नहीं करती हैं और उनकी बैठकें सिर्फ ऊपर से नीचे निर्देश देने का एक जरिया बनकर रह जाती हैं, जो पूरी तरह से अप्रभावी है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब हर आवाज को एक सीट दी गई है। और विभागाध्यक्ष? तो विभागाध्यक्ष यानी डिपार्टमेंट हेड्स के पास कार्यान्वयन की शक्ति होती है। अगर बैठक में तय होता है कि वेल्डिंग विभाग में एक नए वेंटिलेशन सिस्टम की जरूरत है, तो उसे लगवाने की जिम्मेदारी उस विभाग के हेड की होती है। और अंत में सचिव, उनके पास रिकॉर्ड की शक्ति होती है जो जवाबदेही सुनिश्चित करती है। तो अब देख सकते हैं, बिना किसी एक के भी ये सिस्टम ढह जाएगा। तो ये एक पूरी तरह से संतुलित टीम है। अब जब ये टीम साइट पर निगरानी के लिए जाती है, ये एक तरह से जासूसी का काम हो गया। वे किन सुरागों की तलाश में होते हैं? आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, ये जासूसी जैसा ही है। दस्तावेज इसे 4 मुख्य श्रेणियों में बांटता है। पहली है भौतिक स्थितियां। ये सबसे स्पष्ट है। क्या साइट पर साफ सफाई है? कहीं मशीन का कोई सुरक्षा गार्ड हटा हुआ तो नहीं है? कहीं कोई खुला बिजली का तार पानी के गड्ढे के पास तो नहीं है जो एक भयानक हादसे का इंतजाम कर रहा हो? क्या आग बुझाने के उपकरण सही जगह पर और काम करने की हालत में है? क्या इमरजेंसी एग्जिट के सामने कोई सामान तो नहीं रखा है? तो ये तो वो चीजें हो गईं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, एक खुला तार या बंद रास्ता। लेकिन सुरक्षा तो लोगों के व्यवहार पर भी निर्भर करती है, जो शायद ज्यादा मुश्किल है। टीम इस पहलू पर कैसे नजर रखती है? बहुत बढ़िया सवाल। और ये दूसरी श्रेणी है, व्यवहार संबंधी अवलोकन। यहाँ ये देखा जाता है कि क्या कर्मचारी पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे हेलमेट, जूते, चश्मे सही तरीके से पहन रहे हैं। क्या वे काम करने के लिए शॉर्टकट तो नहीं ले रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वे लगभग दुर्घटना यानी नियर मिस की घटनाओं की रिपोर्ट कर रहे हैं? लगभग दुर्घटना मतलब बाल-बाल बचना? हाँ, बिल्कुल। जैसे कोई भारी औजार ऊपर से गिरा लेकिन किसी को लगा नहीं, बस कुछ इनसे चुक गया। या कोई किसी तेल के धब्बे पर फिसल गया लेकिन गिरने से बच गया। अगर कर्मचारी ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही स्वस्थ और परिपक्व सुरक्षा संस्कृति का संकेत है। इसका मतलब है कि वहाँ डर का माहौल नहीं है। लोग समस्याओं को छिपा नहीं रहे हैं, बल्कि वे सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद करना चाहते हैं ताकि अगली बार कोई इतना भाग्यशाली ना हो। ये तो बहुत गहरी बात है। ये सिर्फ नियमों का पालन करने से कहीं आगे है। ये भरोसे के बारे में है। और बाकी 2 श्रेणियां क्या है? तीसरी है सिस्टम अवलोकन। यहाँ ये जांचा जाता है कि क्या प्रक्रियाएं काम कर रही हैं
उदाहरण के लिए लॉकआउट टैग आउट जैसी प्रणाली। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो सुनिश्चित करता है कि जब कोई मैकेनिक एक विशाल मिक्सर मशीन के अंदर काम कर रहा हो तो कोई दूसरा व्यक्ति गलती से भी कंट्रोल रूम में जाके उसे चालू न कर दे। एक छोटा सा ताला और टैग एक जिंदगी और एक भयानक हादसे के बीच का फासला होता है। चौथी और आखिरी श्रेणी है दस्तावेज समीक्षा। ये एक तरह से सबूतों की जांच है। क्या मशीनों के निरीक्षण का रिकॉर्ड अप टू डेट है? क्या जो ऑपरेटर उस क्रेन को चला रहा है उसके पास वैध प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है? ठीक है, तो जासूसों ने सुराग ढूंढ लिए, सबूत इकट्ठे कर लिए, निरीक्षण में कोई समस्या मिल गई। अब क्या? क्योंकि समस्या का पता लगाना तो सिर्फ आधा काम है, उसे ठीक कैसे किया जाता है? बिल्कुल, और इसके लिए भी एक बहुत ही संरचित प्रक्रिया है जिसे समय सीमा के आधार पर बांटा गया है। मान लीजिए निरीक्षण में पता चलता है कि एक मशीन से बार बार तेल लीक हो रहा है और वहां फिसलन का खतरा बना हुआ है, तो सबसे पहले होगी तत्काल कार्रवाई। काम तुरंत रोक दिया जाएगा, उस जगह के चारों ओर बैरियर लगाकर उसे खतरनाक क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा और सफाई करवाई जाएगी। ये तो हो गया तुरंत का समाधान, लेकिन तेल तो फिर से लीक हो सकता है। यहीं पर अगला स्तर आता है, अल्पकालिक सुधार, जो 1 सप्ताह के भीतर किए जाने चाहिए। इसमें शायद उस मशीन की खराब गैस्केट को बदलना शामिल होगा। इसके बाद आते हैं मध्यम अवधि सुधार, जिनकी समय सीमा 1 से 4 सप्ताह होती है। इसमें हो सकता है कि पूरे रखरखाव विभाग को उस खास तरह की मशीन की गैस्केट बदलने के लिए दोबारा प्रशिक्षण दिया जाए या उस मशीन के नीचे एक स्थायी ड्रिप ट्रे लगा दी जाए। और लंबी अवधि के सुधार, क्या वो भी होते? हाँ, दीर्घकालिक सुधार में 1 से 3 महीने लग सकते हैं। इसमें बड़े कदम शामिल हैं। हो सकता है विश्लेषण के बाद पता चले कि वो मशीन ही पुरानी हो चुकी है और उसे बदल देना ही एकमात्र स्थायी समाधान है, या उस पूरे क्षेत्र के फर्श को बदलकर एंटी स्किड फर्श लगा दिया जाए। मुझे लगता है कि सबसे जरूरी सवाल ये है कि समस्या हुई ही क्यों? गैस्केट बदलना तो सिर्फ एक लक्षण का इलाज है, बीमारी का नहीं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दस्तावेज में इसे मूल कारण विश्लेषण, रूट कॉज एनालिसिस कहा गया है। यह सिर्फ ये पूछना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये पूछना है कि ये क्यों हुआ। तेल लीक हुआ, ये तो लक्षण है। मूल कारण क्या था? क्या गैस्केट खराब क्वालिटी की थी? अगर हाँ, तो हमारी खरीद प्रक्रिया में क्या कमी है? क्या उसे सही तरीके से नहीं लगाया गया था? अगर हाँ, तो क्या हमारे मैकेनिक के प्रशिक्षण में कमी है? क्या मशीन पर काम का दबाव इतना ज्यादा था कि जल्दबाजी में काम किया गया? अगर हाँ, तो क्या ये एक प्रबंधन और योजना की समस्या है? जब तक आप इन क्यों की तह तक नहीं पहुंचते, समस्या बार बार होती रहेगी। मूल कारण का विश्लेषण करके उसे खत्म करना ही असली समाधान है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने देखा कि एक प्रभावी सुरक्षा बैठक सिर्फ नियमों को दोहराने के लिए नहीं होती। ये एक जीवंत प्रक्रिया है जिसमें तैयारी, शक्ति का संतुलन, गहरी जासूसी और समय पर कार्रवाई शामिल है। ये केवल नियमों का पालन करने का अभ्यास नहीं है, बल्कि लगातार सीखने और खुद को बेहतर बनाने की एक संस्कृति है। बिल्कुल, ये एक सक्रिय दृष्टिकोण है, प्रतिक्रियावादी नहीं। हम दुर्घटना होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम दुर्घटना की संभावना को ही खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चर्चा एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है जो इस दस्तावेज के दायरे से भी बाहर जाता है। और वो क्या है? यह ढांचा सिर्फ इलेक्ट्रोमैकेनिकल साइट्स के लिए ही नहीं है। अगर हम इसके मूल सिद्धांतों को देखें, नियमित बैठकें, स्पष्ट भूमिकाएं, तथ्यों पर आधारित चर्चा, जवाबदेही और मूल कारण का विश्लेषण, तो ये कहीं भी लागू हो सकता है। सोचिए, किसी भी टीम या संगठन में जहां किसी भी तरह का जोखिम शामिल हो, चाहे वो शारीरिक हो, वित्तीय हो या प्रक्रियात्मक, क्या इस तरह की संरचित, नियमित और कार्रवाई उन्मुख चर्चा से संस्कृति को बेहतर और सुरक्षित नहीं बनाया जा सकता? ये सिर्फ हार्ड हैट और स्टील के जूतों के बारे में नहीं है। ये किसी भी गंभीर काम को गंभीरता से करने का एक तरीका है। ये सोचने वाली बात है।